हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके ही यूट्यूब चैनल अल्फा क्लासेस में। आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का 5वां लेक्चर है, जैसा कि आप पढ़ रहे हैं। थंबनेल में आप पढ़कर आ चुके होंगे कि जो आज का जो लेक्चर है वो बेस्ड है त्रिभुज के क्षेत्रफल पर। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात करें तो अभी तक हम त्रिभुज का क्षेत्रफल दो फार्मूले से निकालना सीखे क्लास 9th तक। बेसिक फार्मूला क्या है? 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। क्लास 9th में आप एक नया फार्मूला पढ़े हो कि जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, हीरोन सूत्र से निकालते हो, और वो होता है डेल्टा इज इक्वल टू रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। आज हम त्रिभुज के क्षेत्रफल को ज्ञात करने का एक नया फार्मूला जानेंगे, और केवल जानेंगे ही नहीं, उसका निगमन भी करेंगे, उसको प्रूफ भी करेंगे, और याद रखने का टेक्निक भी समझेंगे कैसे एक बार में ही पूरा फार्मूला याद रहे। तो जो आज का फार्मूला बनने वाला है वो कब होगा? जब त्रिभुज के तीनों शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात हो। त्रिभुज के तीनों शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात हो तब त्रिभुज का क्षेत्रफल डेल्टा इज इक्वल टू हाफ ब्रैकेट x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 होता है। कैसे होता है यह भी जानेंगे, और कैसे याद रखें इसका ट्रिक भी जानेंगे। इस फार्मूले से रिलेटेड एक्सरसाइज कराएंगे, एक ट्रिक दे देंगे आपको कि इस फार्मूले के अलावा कैसे जब त्रिभुज के तीनों शीर्ष दिए हों तो क्षेत्रफल बना पाएं, और कुछ ही मिनट में, एक आधे मिनट में ही आप उस ट्रिक के जरिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बना लेंगे। तो ये तो था कुछ कॉन्सेप्ट। अब जल्दी से चलेंगे त्रिभुज के क्षेत्रफल को प्रूव करने के लिए कैसे वो होता है। ठीक, तो निर्देशांक ज्यामिति के तल पर आएंगे, 3 बिंदुएं लेंगे ए बी सी, और त्रिभुज बनाते हुए इसको आगे बढ़ेंगे। तो चलते हैं उस फार्मूले को प्रूव करने की ओर। तो ये एक चित्र बना हुआ है आपके सामने निर्देशांक अक्ष पर, समझा देते हैं। फार्मूला इधर लिख दिया गया, इसके निगमन पर चलेंगे, इसको प्रूफ कैसे करना है इस पर चलेंगे। तो पहले इस चित्र को समझते हैं। ए बी सी 3 बिंदु हैं जिनको मिलाते हुए एक त्रिभुज बनता है एबीसी, जिसके शीर्षों के निर्देशांक इस तरह से x1 y1 x2 y2 x3 y3 करके गिवन है। अब हमको नीड क्या है? हमें क्षेत्रफल चाहिए, तो यहाँ पे थोड़ी रचना करेंगे। जो डॉटेड लाइन आप देख रहे हो ये कंस्ट्रक्शन वर्क में आएगा। ए बी और सी से क्रमशः एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर लाइन ए एन बी एम और सी पी ड्रॉ किया गया है। ठीक, अभी तो अब हमको चाहिए एबीसी का क्षेत्रफल। तो आप इन्हें देखिए कितनी आकृतियों में बट रहा है, कैसे एबीसी का क्षेत्रफल आएगा। तो आप ध्यान से देखें तो ए बी एम एन एक समलंब है, क्योंकि बी एम और ए एन दो पैरेलल लाइन है। ठीक, ऐसे ही ए सी पी एन एक समलंब है, ए एन और सी पी पैरेलल है। ऐसे ही बी सी और पी एम भी समलंब है। तो यहाँ 3 समलंब दिख रहे हैं। ऐसी दशा में एक लेफ्ट में दिखा, एक राइट में दिखा ए एन के, फिर बीसी के एक नीचे दिखा। तो अगर लेफ्ट और राइट वाले समलंब के क्षेत्रफल को निकाल कर जोड़ लें और बीसी के नीचे वाले समलंब का क्षेत्रफल उस योगफल से घटा दें, त्रिभुज का क्षेत्रफल बन जाएगा। एबीसी तो बचेगा घटाने के बाद, बस। तो अब आया समलंब। तो समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है पहले ये जानना जरूरी है। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। ऊंचाई क्या? उनके बीच की दूरी, समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। तो इस फार्मूले से ही हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए फार्मूले से आगे बढ़ेंगे तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल या एरिया ट्रायंगल ए बी सी का बराबर समलंब, पहले लेफ्ट वाले का क्षेत्रफल, तो समलंब चतुर्भुज ए बी एम एन का क्षेत्रफल प्लस समलंब चतुर्भुज किसका? राइट वाले का। राइट वाले का नाम क्या है? ए सी पी एन। ए सी पी एन का क्षेत्रफल माइनस नीचे वाले का समलंब चतुर्भुज, नीचे वाले यानी कि आधार बीसी के नीचे जो है, अगर एबीसी का आधार बीसी या रेखा बीसी के नीचे वाले समलंब की बात करें तो उसका नाम है बीसीपीएम का क्षेत्रफल।
तो इस तरह से त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे बनेगा, त्रिभुज एबीसी का लेफ्ट वाले समलंब को जोड़ा, राइट वाले को जोड़ा और यहां से नीचे वाले को कट कर दिया, बचा कितना, इतना प्लस इतना, यानी कि ट्राइंगल एबीसी, यानी कि ए बी एम एन का एरिया प्लस ए सी पी एन का एरिया माइनस बी सी पी एम का एरिया। तो अभी क्या है, इसका क्षेत्रफल प्लस इसका, तो फार्मूले पर आ जाओ। तो फार्मूला होता 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योगफल। चूंकि समलंब ए बी एम एन में कौन सी दो समांतर भुजाएं हैं, आप नोटिस करो, बी एम और ए एन। तो समांतर भुजाओं का योग तो बी एम प्लस ए एन बनेगा, गुणे इनके बीच की दूरी क्या, एम एन, ऊंचाई जिसे कहते हो, प्लस 1/2 गुणे अब दूसरे समलंब एसीपीएन का क्षेत्रफल। तो एसीपीएन का क्षेत्रफल के लिए समांतर भुजाएं कौन कौन सी हैं, एएन और सीपी। तो समांतर भुजाओं का योगफल एएन प्लस सीपी बनेगा। अब इनके बीच की दूरी क्या, एनपी लिख दो, एनपी लिख दो या पीएन लिख दो, माइनस 1/2 गुणे इसका क्षेत्रफल। तो समांतर भुजाएं कौन कौन सी हैं, बी एम और सीपी। तो लिख लोगे बी एम प्लस सी पी गुणे इनके बीच की दूरी है एम पी। तब 3 पद यहां देख रहे हो। तो अब यहाँ तीनों पदों में क्या नोटिस कर रहे हो, 1/2 सभी के पास है, कॉमन लिया जा सकता है। तो जब 1/2 यहां से कॉमन ले सकते हो तो इन डायमेंशंस को जो है हमें निकालना होगा, बी एम ए एन एम एन ए एन सी पी वगैरह। तो अभी आ जाओ, हमें क्या चाहिए, बी एम प्लस ए एन। तो बी एम क्या है, बी एम की वाई एक्सिस की हाइट है एक्स पर से, ठीक, यहां से इसकी हाइट है, तो हाइट किसके बराबर है, कोटि के बराबर है यहाँ, ठीक, यानी कि जो बी एम है वो y2 है। ए एन की हाइट कितनी होगी, वाई एक्सिस की ओर ग्रो करे हो तो कोटि लोगे, अगर एक्सिस की ओर बढ़ोगे तो x1 लोगे। अभी हाइट पूछा गया तो y1, यानी कि बी एम है y2, ए एन है x1। तो बी एम प्लस ए एन कहें तो ये बन गया y2 प्लस y1। अब 1 2 चाहे जिसे आगे पीछे लिख लो, क्योंकि योगफल में चाहे जिसे आगे लिखा जा सकता है। एम एन क्या है नोटिस करो। तो अभी यहां पर अगर ध्यान दिया जाए तो ओ एन कितना होगा, इसके भुज के बराबर, और वो है x1। फिर ओ एन कितना है, x2। तो एम एन कितना होगा, x1 माइनस x2। तो ये बचेगा x1 माइनस x2 प्लस हाफ हो गया कॉमन। फिर अगले ब्रैकेट में ए एन प्लस सीपी। तो ए एन की हाइट कितनी है, y1 प्लस सीपी, सीपी कितना है देखो y3, बिल्कुल वैसे ही आपको बढ़ना है आगे, गुणे पी एन। तो पी एन फिर नोटिस करो, तो ओपी कितना है पहले ये बताओ। तो ओपी है यहाँ पे x3, पूछा क्या है पी एन, तो इतने से इतना हटा दो, यानी कि x3 में से x1 घटाओगे क्या, x1, तो बनेगा क्या, x3 माइनस x1, x3 माइनस x1। तो ये प्लस अब ये माइनस वाला ये आ गया, बी एम प्लस सीपी। बी एम है y2, सीपी है y3, यानी कि ये बन गया y2 प्लस y3 इंटू क्या चाहिए बीच की हाइट, mp। तो mp बताओ जरा, mp जो बनेगा यहां नोटिस करो, ये टोटल है x3, हमें चाहिए mp, तो क्या घटाओगे x2, यानी कि x3 माइनस x2। तो ये बन जाएगा x3 माइनस x2 और ये ब्रैकेट बंद। अब क्या करना, जितने भी ब्रैकेट दिख रहे हैं, देखो यहाँ 2 ब्रैकेट, एक जोड़ा, एक यहाँ जोड़ा और एक यहाँ जोड़ा, तो ये सारे ब्रैकेट ओपन करना। क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन। तो देखो कितने पद बनेंगे, कितने टर्म आएंगे ये समझना है। 2 पद इसमें है, 2 पद इसमें, 2 दूनी 4 पद इसके बनेंगे, केवल इसके। ऐसे ही 4 पद इसके बनेंगे, 4 पद इसके बनेंगे, यानी कि 4 प्लस 4 प्लस 4 यानी कि कुल 12 पद बनेंगे। अगर एक भी कम या ज्यादा आया मतलब हम कहीं गलत कर चुके हैं। हम इसकी टेस्टिंग भी कर लेंगे, कहाँ कम आया, कहाँ ज्यादा आया, छूट गया या गलत हो गया, सही है, इसकी टेस्टिंग कर लेंगे ब्रैकेट ओपन करने के तुरंत बाद। तो अभी क्या चल रहा है यहाँ पे, हाफ, और ये है ब्रैकेट। y1 से दोनों का ब्रैकेट ओपन करो, फिर y2 से। ध्यान रखना यहाँ पे x वाले पहले लिख लेना, y वाले बाद में, जिससे कि सहूलियत होगी, हमारा सवाल गलत होने का चांस कम रखेगा, ठीक। तो अभी यहाँ पर तो ये बन जाएगा x1 y1 माइनस x2 y1 बन जाएगा। इसके बाद प्लस x1 y2 माइनस x2 y2। तो इसके 4 पद आ चुके हैं, प्लस ये जब ओपन करोगे तो बनेगा x3 y1 माइनस x1 y1 चिन्ह के साथ में, प्लस अब y3 से जब ओपन करोगे तो x3 y3 माइनस x1 y3, साथ साथ चलोगे तो समझ में आएगा, एक भी सेकंड ड्रॉप करोगे तो
कंफ्यूज हो जाओगे कहां पे पहुंच गए। माइनस के साथ अब ओपन होना है, तो ये होगा x3y2, फिर ये वाला प्लस हो जाएगा, क्योंकि अभी माइनस आएगा और माइनस ऑलरेडी बाहर है, तो ये हो जाएगा प्लस का, और ये बन जाएगा x2y2। अब इससे करोगे तो माइनस आएगा x3y3, यहां तो प्लस होगा लेकिन वो माइनस है वहां, फिर ये प्लस हो जाएगा x2y3, और इसी के साथ सारे ब्रैकेट ओपन हो चुके हैं। काउंट कर लो कि कुल 12 टर्म आए हैं या कम ज्यादा हुए हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसमें कुछ पद कट जाएंगे, कुछ पद बच जाएंगे। जो कटने वाले हैं पहले कर लें, जो बचने वाले हैं बाद में रख लें। तो यहां देखोगे x1y1 प्लस का, आगे बढ़ोगे तो x1y1 ये देखो माइनस का है, तो इसे काटे हो, पकड़ के जिसे रखे हो उसे काट दो। आगे बढ़ जाओ x2y1, तो यहाँ पे एक ध्यान रखना कि जो सेम नंबर रखता है वो कट जाएगा, 1 1 1 1 से कट गया। अब 2 2 यहाँ पर है, 2 2 x2y2 ढूंढो, माइनस का है तो प्लस का मिलेगा, यहाँ नहीं है, देखो यहां मिल गया प्लस का, इससे ये कट जाएगा। अब सेम नंबर वाला 3 1 डिफरेंट है, 3 3 सेम है, अब 3 3 वाला देखो यहाँ प्लस का था, ये माइनस का था, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर 1/2, अब चाहो तो यही टेक्निक समझ लो, या जो बच गया उसे उतारने के बाद। तो टेक्निक अगर हम यही बता दें तो टेक्निक ये है आगे फार्मूला अरेंज करने के लिए कि x1 वाले एक साथ करना, x2 वाले एक साथ करना और x3 वाले एक साथ करना। ठीक, ऐसे ही करना। तो ऐसा, अच्छा ऐसा क्यों करोगे, क्योंकि फार्मूला नोटिस करो तो x1 वाला एक पास है, x2 वाला एक पास, x3 वाला एक पास है, बस इसी रीजन से x1 वाले एक पास, x2 वाले एक पास और x3 वाले एक पास। तो अभी यहाँ पर x1 कौन है, ये देखो x1y2, इसके अलावा तो ये हमारा हो गया। इसके बाद x1 वाला कौन है, ये देखो यहाँ पे माइनस x1y3 हो गया। अब x2 वाला माइनस x2y1, ये भी हो गया। और कौन है x2 वाला, ये देखो प्लस x2y3। ठीक, अब x3 वाला ये भी हो गया हमारा। अब केवल 2 एलिमेंट बचे होंगे, देखो ये और ये, बाकी सब पर हमने टिक लगा दिया। कितने एलिमेंट, 1 2 3 4, 1 2 3 4 टिक हो गए। ये बचा प्लस x3y1 माइनस x3y2 और ये ब्रैकेट बंद। दो के फेयर बनाओ, देखो क्या कॉमन हो रहा है। तो 1/2 पहले जोड़े से क्या कॉमन, x1 बचा क्या, y2 माइनस y3। अब मिलाइए, मिलेगा इन दोनों से प्लस का x2 जब कॉमन लोगे तो बनेगा y3 माइनस y1। इन दोनों से प्लस का x3 जब कॉमन लोगे तो बनेगा y1 माइनस y2। और इसी के साथ आप फार्मूला मिलाइए, x1 हाफ है, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। और इसी के साथ ये फार्मूला कंप्लीट हो चुका है। एक बार इसे देखें, अच्छे से प्रैक्टिस करें। बस 3 समलंब चतुर्भुज ढूंढना है, 2 को जोड़कर तीसरा घटाना है, लेफ्ट वाले राइट वाले को जोड़ लो, फिर BC के नीचे वाले समलंब को घटा दो। को घटाने का मतलब के क्षेत्रफलों को घटाओ, जोड़ करके क्षेत्रफल को घटाओ और त्रिभुज बनाओ, त्रिभुज का क्षेत्रफल बन जाएगा। तो ये तो था त्रिभुज का क्षेत्रफल बनाने का तरीका। ठीक, तो ये था फंडामेंटल, किस तरह से हम इसको अरेंज करेंगे। इसी फार्मूला बेस पे हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। क्वेश्चन तो ये करोगे, अभी एक टेक्निक दे देंगे जब सवाल आएगा। ठीक, सवाल के साथ ही साथ सिखा देंगे, अभी बता देंगे तो फिर एग्जाम्पल देना पड़ेगा। बेहतर होगा कि हम एग्जाम्पल एक्सरसाइज से ही उठाएं, तो वो अगले लेक्चर में हम बताएंगे आपको डिटेल में। तो अब कुछ खास बात, जब किसी बहुभुज के सभी शीर्ष दिए हों, सभी शीर्ष, और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हम सीख चुके हैं, तो इसी के जरिए हम किसी भी बहुभुज का क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, सपोज दैट चतुर्भुज है, चतुर्भुज एक बहुभुज है, चतुर्भुज के चारों शीर्ष दिए होंगे, एक विकर्ण खींच लो, चतुर्भुज के 2 टुकड़े होंगे, 2 त्रिभुज बनेंगे। अब 2 त्रिभुज के क्षेत्रफल निकाल लो, उनको जोड़ दो, चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा कोऑर्डिनेट के कॉन्सेप्ट से। पंचभुज है, शीर्ष एक को ना पकड़ो, वहां से जितने भी विकर्ण खींच सकते हो विकर्ण खींच लो और उनको संभव जितने पॉसिबल हो उतने त्रिभुजों में बांट लो। सभी के शीर्ष पता होंगे, शीर्षों के जरिए त्रिभुजों के क्षेत्रफल बनाओ, फिर उन्हें ऐड कर दो, पंचभुज का आ गया। ऐसे ही खंडभुज का, सप्तभुज का। तो ये तो था एक त्रिभुज का क्षेत्रफल का कॉन्सेप्ट समझने से हम बहुभुजों का क्षेत्रफल कोऑर्डिनेट में इजीली बना सकते हैं। अब क्या है कि अगर किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल आप निकाल रहे हो, ठीक, और वो 0 आ जाता है, कहने का मतलब ये है कि अगर यहां पर इफ डेल्टा इज इक्वल टू 0 आ जाए, ये डेल्टा बराबर हल करते करते ऐसे भी सिचुएशन आएगी कि डेल्टा बराबर 0 आ जाए, तो
तीनों शीर्ष जो तीनों बिंदु हैं संरेखी होंगे। अब आपको याद होगा कि जो संरेखी वाला शब्द है ये हम पहले लेक्चर में पढ़े हैं, क्या? संरेखी होना। दूरी सूत्र के द्वारा सिद्ध कीजिए कि तीन दिए गए बिंदु संरेखी होते हैं। अभी क्या क्षेत्रफल के सूत्र से सिद्ध करना है कि तीनों बिंदु संरेख होते हैं। प्रश्न में लिखकर देगा कि दूरी सूत्र द्वारा सिद्ध कीजिए कि तीनों बिंदु संरेख हैं। अगर वो कुछ नहीं कहता है तो आप इसके जरिए चले जाइए या दूरी सूत्र से, फिर आप फ्री हो किसी भी मेथड को अप्लाई करने के लिए। लेकिन कहता है कि पर्टिकुलर इस सूत्र से यूज करिए तो उसी का यूज करिए, क्योंकि वो कहता है कि ऐसे करके बताओ। तो अभी यहाँ पर कि जब डेल्टा बराबर 0 आ जाए तो तीनों बिंदु संरेखी होते हैं। ठीक, डेल्टा बराबर 0 का मतलब ये वाला मान पूरा क्या आ जाए, 0 आ जाए। कभी कभी वो इस तरह से कहता है कि यदि तीनों बिंदु संरेख हैं तो के का मान निकालो, पी का मान निकालो, इस तरह के भी सवाल होंगे तो उस एक्सरसाइज में बताया जाएगा। तो डेल्टा बराबर 0 लेकर के हम इस फार्मूले को अप्लाई करते हैं और वहां से वो चर राशि निकालते हैं जिसे हमें ज्ञात करना होता है। तो ये तो था कुछ आज का बेसिक कॉन्सेप्ट। एक और खास बात, कभी कभी त्रिभुज का क्षेत्रफल जब निकालते हैं, बहुभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं तो निगेटिव आ जाता है। तो याद रहे किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल, चतुर्भुज का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल, आयतन ये कभी ऋणात्मक नहीं होते हैं। ऐसी दशा में क्या करोगे? कुछ नहीं करना, माइनस को छोड़ दो, माइनस को छोड़ दो, क्वेश्चन खत्म। ठीक, तो ये तो था आज का ये लेक्चर। त्रिभुज के क्षेत्रफल के सूत्र के निगमन के साथ यहीं पे कंप्लीट होता है। मिलते हैं ठीक अगले लेक्चर में, लास्ट एक्सरसाइज 7.3 एक्सरसाइज इस टॉपिक से, उसको कंप्लीटली एक ही लेक्चर में कराने का पूरा प्रयास करेंगे। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।